अच्छा जी, so question number 4 is from this year, November 2020, variant 23. And this question is related to company accounting and inventory valuation. So let's read the question first. Question 4, the directors of DW Limited provided the following information at 30th September 2020. यानी कि इसका ईयर एंड क्या है? 30th September 2020। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या हो जाएगी? फौरन हमने दिमाग में सोचना है, इससे अगला महीना चले जाओ अक्टूबर, अक्टूबर फर्स्ट, और पिछला साल लिख दो 2019। तो ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगी। ये सारा डेटा हमारे सामने गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या देता है? कहता है अ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020 वाज प्रिपेयर्ड शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 84,900। ठीक है, ये प्रॉफिट हमें दिखा रहा था 84,900 का। ये ड्राफ्टेड प्रॉफिट था। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ एरर्स होंगे विच वी हैव टू करेक्ट। कह रहा है फॉलोइंग एरर्स वर लेटर डिस्कवर्ड। ठीक है, एरर्स हमारे सामने आ गए। पहला एरर है इन्वेंट्री ऑफ 26,300। ये 26,300 की इन्वेंट्री हमारे पास किधर है? 26,300, यस, दिस इज द इन्वेंट्री। और ये 30 सितंबर को आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ये बात हमें पता चल गई कि दिस इज दी क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर 1 अक्टूबर 2019 को होती तो हम इसको अज्यूम कर लेते दिस इज द ओपनिंग इन्वेंट्री, वेयर एज इट इज गिवन एट 30 सितंबर 2020, सो इट मींस इट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में मसला हुआ है। क्या मसला है? कि 26,300 की थी, उसमें एक आइटम शामिल है जिसकी कॉस्ट है 5,200, दैट नीडेड रिपेयर। आफ्टर रिपेयर्स कॉस्टिंग 600, द आइटम कुड बी सोल्ड फॉर 5,000। यानी कि देखो, इस आइटम की कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 5,200। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो हमने टॉपिक किया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसकी एनआरवी कितनी हो जाएगी भाई? एनआरवी हम निकाल लेंगे कि सेलिंग प्राइस माइनस रिपेयर। तो ये 5,000 में बिक जाएगा। 5,000 में, 5,000 में बिक जाएगा। माइनस कर देंगे इससे हम 600, तो आंसर आ जाएगा 4,400। अब देखो, कॉस्ट है 5,200, ठीक है, जिसपे हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, और एनआरबी है 4,400। तो हमें ये बात पता है कि हम लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कॉस्ट हो चाहे एनआरबी। सो एनआरबी ओवर हियर इज 4,400। हमने 5,200 से रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हमने इन्वेंट्री को ज़्यादा से रिकॉर्ड किया हुआ है, और इन्वेंट्री को कम होना चाहिए बाय, इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, 800 से कम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी समझ लेते हैं। देखो, याद रखो, जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना, वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसकी लॉजिक क्या है ये हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगली बात कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इंश्योरेंस ऑफ 400। यार, इंश्योरेंस ऑफ 400 वाज प्रीपेड एट 30 सितंबर। याद रखो, क्लोजिंग में अगर इंश्योरेंस प्रीपेड आ रही है, कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड होता है, तो उसे हम एक्सपेंसेस से माइनस करते हैं। यहाँ पर आपने शामिल किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए होंगे। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट आएगा कम। ठीक है भाई, ये बात होगी। तो हम क्या करेंगे, जब हम इन एक्सपेंसेस को, जब हम इसको इंश्योरेंस को माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस से, तो एक्सपेंसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये सिंपल सी बात होगी। अगली बात वो कह रहा है कि द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन एडजस्टेड सो दैट इट इक्वल्स 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ये 5% होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स का। तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 14,500। इसका मैं 5% निकाल लूंगा। 5% निकाल रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 725। अब फॉरन में इसका क्या करूंगा, मैं इसका एक अकाउंट बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। 625 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है ये 1 अक्टूबर 2019 को है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। प्रोविजन अकाउंट आपको बताया है कि कॉन्ट्रा एसेट होता है। कॉन्ट्रा एसेट मतलब जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये क्रेडिट होगा। तो बैलेंस बीडी विल कम ओवर हेयर। और ये जो आपने चीज निकाली है ना भाई, ये बैलेंस सीडी होता है 725।
तो डिफरेंस आ जाएगा 100 का, ये कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। तो देखो हमारे पास क्या एंट्री हो रही है कि असल में हम देखें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो रहा है हमारे पास क्रेडिट 100 से, और इनकम स्टेटमेंट हो रही है डेबिट बाय 100। और आपको ये बात बताइए कि जब इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है, इसका मतलब होता है कि आपका एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, और अगर इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है, इसका मतलब है इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज होगी। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है कैलकुलेट दी करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की बोल रहा है भाई, करेक्ट वैल्यू निकाल लो। तो अभी इन्वेंट्री की वैल्यू हमने कितनी ली हुई थी, हम लिख लेंगे इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 2020 कितनी ली हुई थी, 26,300 ली हुई थी। ऊपर डॉलर का साइन लगा दूंगा मैं। अच्छा, फिर कॉस्ट कितनी थी इन्वेंट्री की, कॉस्ट हमारे पास थी 5,200। ठीक है, और जो हमारे पास एनआरवी थी, एनआरवी की हम उसको दिखा देंगे वर्किंग, हमने यहाँ पिछले पार्ट में करके दिखाई है भाई, कि हम क्या करेंगे, 5,000 माइनस 600 कर देंगे। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 4,400। अब हमने इसमें क्या करना है भाई, कॉस्ट को कर देंगे माइनस, और इसको ऐड बैक करा देंगे, या डायरेक्ट आप ले लो कि इन दोनों का करके दिखा दो, जो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वो आप करके दिखा सकते हो। बहरहाल कोई भी मेथड आप कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,500। ठीक है, ये क्या है, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है जनाब अली, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020 आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एरर्स। अच्छा, ये जो एरर हुए 1 2 3 में जो हमने देखे, इन एरर्स को एडजस्ट करो। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारा ड्राफ्ट ड्राफ्ट प्रॉफिट जो है वो कितना है, 84,900 दिया हुआ है इसने सवाल में, इसको यहाँ से पिक कर लेंगे हम। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ऊपर मैं साइन लगा लूंगा डॉलर का, मैं लिख लूंगा 84,900। अच्छा, अब एरर्स देखता हूँ। यार एरर ये हुआ कि हमने ये बात पहले ही डिस्कस कर ली थी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर वैल्यू हुई हुई है। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आपके पास ओवर वैल्यू हुई हुई है, तो अब आप क्या करेंगे भाई, ओवर वैल्यू ने प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा। अब हमने क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी कि ये जो डिफरेंस हमारे पास 800 का आ रहा है, इसको हम कर देंगे माइनस। तो मैं लिख दूंगा ओवर स्टेटेड, इसको मैं लेस कर दूंगा, ओवर स्टेटेड इन्वेंट्री, ये आ जाएगा 800। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इंश्योरेंस 400। तो इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस को जब मैं माइनस करूंगा तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इसको ऐड बैक करना है, ये प्रॉफिट बढ़ाएगी चीज। लिख लूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है, 400। ठीक है जनाब, आखिरी देख लेते हैं। अब हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो आ रहा था उसकी हमने यहाँ ऊपर वर्किंग की थी, कितना आ रहा था इनकम स्टेटमेंट में, 100 आ रहा था। तो ये एक्सपेंस हमारा एक्चुअली बन रहा था, तो इसको भी मैं माइनस कर दूंगा, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास 100 आ रही थी, इसको भी मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 100 और ये 800 माइनस हो रहा है, 400 ऐड बैक हो रहा है। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा
400। ठीक है, ये क्या है, रिवाइज प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट को हमने आगे फर्दर कैलकुलेशन में यूज करना है। अब इस प्रॉफिट को भूल जाएंगे भाई, यही रिवाइज प्रॉफिट ही हमारे पास यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोसी का अकाउंट बनाना फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020, डीडब्ल्यू लिमिटेड। सारी चीजें आपको बताई हुई है। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस करना है। देखो बहुत आसान काम होता है ये, तो सिर्फ क्वेश्चन से हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हम क्वेश्चन पे पहुंचे, हम यहाँ पे वैल्यूज देख लेंगे भाई, मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे शेयर कैपिटल चाहिए, मुझे जनरल रिजर्व चाहिए, और मुझे रिटेन अर्निंग चाहिए। तो आते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं भाई शेयर कैपिटल की वैल्यू कहाँ पर दी हुई। ये देखो, ये शेयर कैपिटल मुझे मिल गया 2 लाख। ये यहाँ से मैं इसकी वैल्यू उठा लूंगा। जनरल रिजर्व ये ऊपर दिया हुआ है 6500, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू उठा लूंगा। रिटेन अर्निंग्स ये मेरे पास ये दी हुई है 73,475, ये वैल्यू उठा लूंगा। तो ये तीनों वैल्यूज सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करनी, कुछ भी नहीं करना, इतना आसान काम है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर आएंगे, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 2 लाख, इसको लिख लेता हूँ 6500, ये आ गया 475। अब आप इन सब का टोटल कर लेंगे। ठीक है, 73,475, और ये तीनों जो वैल्यूज हैं इनका टोटल करें तो आ रहा है 279,975, ये चीज़ आ गई। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आपने क्या लिखना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना प्रॉफिट हुआ है देखो, अभी हमने डिस्कस किया था, रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा 84,400। ये वाला प्रॉफिट लेना, ऊपर वाला नहीं लेना। जो करेक्टेड प्रॉफिट है वो लोगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं और क्या चीज़ है। तो ऊपर से हमने देखा डिबेंचर आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, ये तो इसमें नहीं आता। डिविडेंड पेड ये आएगा भाई यहाँ पर। और डिविडेंड आपको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ, रिटेन अर्निंग से माइनस होता है। तो यहाँ मैं लिख लूंगा डिविडेंड पेड 2000, ये मैंने कर दिया माइनस यहाँ पे। आगे देखते हैं भाई, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, फिर शेयर कैपिटल आ गया, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू है, अदर पेबल, अदर रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिटेन अर्निंग, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। अच्छा, इसके अलावा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। ये देखो, ये एक और इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर 5,000 टू जनरल रिजर्व। इसमें हमेशा क्या होता है कि जनरल रिजर्व प्लस हो जाएगा, रिटेन अर्निंग से पैसा निकल जाएगा, ये माइनस हो जाएगी। तो यही काम हम कर देंगे भाई, कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा अब रिटेन अर्निंग से निकालेंगे 5,000, और जनरल रिजर्व में 5,000 ऐड कर देंगे। इधर इम्पैक्ट इसका नील आएगा भाई, इधर तो नील आएगा, ये तो आसान सा। अच्छा, ये यहाँ पर है, तो ये भी आसान सी बात है, तो यही लिख लो। तो 84,400 ऐड हो जाएगा टोटल में, 2,000 इधर माइनस हो जाएगा। ये तो आसान सी बात है। अब हमने क्या कर लेना भाई, सीधा सीधा इन सबका टोटल कर लो यार, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इधर आ जाएगा 11,500। अच्छा, इधर आ रहा है, फिर इन सारी वैल्यूज का टोटल कर लोगे, 362,375। ये सारी वैल्यूज का टोटल भी ये आएगा, और इन तीनों वैल्यूज का टोटल भी यही आएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। आगे वो कहता है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 सितंबर 2020। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी, तो यार इसका फॉर्मेट हमें पता है, याद रखो। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फॉर नो गुड रीजन, बस दिल चाह रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, फिर है नेट बुक वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ें हमने लिखनी है लास्ट में। इधर हम लिख लेंगे कि भाई एसेट्स
यार देखो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता है कि ये जो हमने ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इस फिनोमेना पे चल रही होती है। ठीक है, एसेट्स बराबर होंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। एसेट में दो टाइप्स हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लाइबिलिटी में भी दो है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और कैपिटल की आपको पता है वर्किंग। तो इनको ऐड कर देंगे हम, ये बराबर होंगे इन दोनों के। तो अभी हमने एसेट्स ले लिया। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा नॉन करंट एसेट्स। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। अच्छा, नॉन करंट एसेट में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट आपको दी हुई है 462,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 106,000। तो सिंपली इसको हम लिख लेंगे, कॉस्ट की जगह कॉस्ट लिख लूंगा, इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और नेट बुक वैल्यू लिख लूंगा इन दोनों को माइनस करके। ये माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, तो इसको मैं सही कर दूंगा, 356,000। बस ये एक ही वैल्यू थी तो काम आसान हो गया। आगे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है करंट एसेट्स। इसमें आपको याद होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट थी। सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगर आपको याद हो, इसमें हमारे पास एक एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास जो गिवन थी सवाल में, कहाँ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये रही, 26,300 था। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 800, तो मेरे पास आंसर बचेगा 25,500। ठीक है, फिर मैं इसके बाद ले लूंगा भाई ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 14,500, ये 14,500, ये ले लूंगा। इसमें से मैं लेस कर दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, अब याद रखना, जो हमने टी अकाउंट बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये वैल्यू आती है। इनकम स्टेटमेंट में तो ये चली गई 100, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग वैल्यू आती है विच इज 725। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 725 माइनस, ये लाजमी करना होता है भाई। इसके बाद आपके पास आ जाएगा अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल में अगर आप सवाल में देखो, तो अदर रिसीवेबल आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है अदर रिसीवेबल 1600 का। ठीक है, लेकिन यार याद करो, जो एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास 2 है, उसमें 400 का इंश्योरेंस प्रीपेड भी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, ये हमारा एसेट बनता है, तो ये भी अदर रिसीवेबल्स में आ जाएगा। तो अदर रिसीवेबल्स को मैं यूं सम करके लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा 1600 जो सवाल में गिवन है, 400 जो प्रीपेड इंश्योरेंस हो रही है मेरे पास। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 2000। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैं इन सब का सम कर लूंगा, तो एक मिनट, मेरा कैलकुलेटर कौन सा है? इन सब का मैं सम कर लेता हूँ भाई। ठीक है, मेरे पास आ गया 41,275। अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को ऐड बैक कर दूंगा, 397,275। ये यहाँ पे मैंने डबल लाइन में लगा ली भाई, यहाँ तक मेरा काम हो गया। ये मेरे क्या आ गए, यहाँ लिख भी सकता हूँ, टोटल एसेट्स। ठीक है जनाब, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है जिसको हम कहते हैं इक्विटी
कंपनी है तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब ये सेक्शन आ गया। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, इक्विटी। इक्विटी तो यार बहुत आसान पार्ट है। ये जो पिछला आपने पार्ट किया है ना, ये वाला शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ये तीनों चीजें लिखनी है और इनका जो टोटल है ये सिर्फ ये उठा के यार कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस ये काम करना है और कुछ नहीं करना। तो लिख लेते हैं इन तीनों के नाम। सबसे पहले शेयर कैपिटल, फिर था जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग। और आपने अभी देख लिया, हमने सिंपली ऊपर से उठा के इनके बैलेंसेस लिखने हैं। इसका आ रहा था 2 लाख, इसका आ रहा था 11,500, और इसकी वैल्यू थी 158,705। इन सबका सम कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, कर लेते हैं। ठीक है भाई, 362,375। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। इस सवाल में हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी एक ही है, सवाल के शुरू में दी हुई है इसमें। 6% डिबेंचर्स आपको दिया हुआ है, 6% डिबेंचर्स 18,000। इसको एज इट इज लिख लेंगे, तो याद रखो इसको हम ये लिखते हैं पूरा, 6% डिबेंचर्स। ये जो परसेंटेज है ये भी साथ लिखते हैं। और अगर इसने बताया होगा किस ईयर में देना है वापस, तो हम ये भी साथ साथ लिखेंगे। इसको मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, 18,000। फिर मैं लिख लूंगा करंट लाइबिलिटी। ठीक है जनाब, करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज में भाई सबसे पहले आता है ट्रेड पेबल। ठीक है, फिर आ जाएगा अदर पेबल। हम इनकी वैल्यूज देख लेंगे। तो ट्रेड पेबल मेरे पास कितना आ रहा है, ये देखो, ये सेकंड लास्ट लाइन में आ रहा है, ये आ रहा है ट्रेड पेबल 8250। ट्रेड पेबल तो आ गया 8250। अदर पेबल कितना है भाई मेरे पास, अदर पेबल ये आ गया, ये देखो, ये आ गया 2200, ये आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है मेरे पास। बैंक का देखो, डेबिट बैलेंस होता है तो वो करंट एसेट बनता है, नेगेटिव बैलेंस है, ओडी है, तो ये आपका करंट लाइबिलिटी बनेगा। इसको भी हम लिख लेंगे। तो इन तीनों वैल्यूज को हम अपने पास यहाँ पर लिख लेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है 8250, ये आ रहा है 2200, फिर मेरे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 6450। ठीक है जनाब, इन सब का मैं सम कर लूँ अगर मेरे पास, तो ये आ जाएगा 16,900। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों का सम कर लूंगा, 362,375 प्लस 18,000 प्लस ये 16,900, तो मेरे पास ये आंसर मैच हो जाएगा, विच इज 397,275। और ऊपर क्या आ रहा था, यस, 397,275। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर मैच हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा।